अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे हस्बे हाल के रिपोर्टर अजीज़ी एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं ताकि वहां की सूरत हाल से आपको आगाह कर सकें। आइए उनसे चलकर मालूम करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। वेलकम नाज़रीन, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वैसे ये जगह वेलकम कहने वाली तो नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। आपको मालूम है कि हमेशा प्रोग्राम वेलकम नाज़रीन से शुरू होता है और वेलकम कहना जरूरी है। नाज़रीन, ये एक हस्पताल है और मैं हस्पताल की स्टोरी वैसे तो पार्किंग स्टैंड से शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले पार्किंग स्टैंड वालों ने पार्किंग के अंदर एक रिपोर्टर को ऐसा पेंजा चाड़ा है कि रहे रब दा ना। इसलिए मैंने वहां से काट के सीधा अस्पताल के अंदर से स्टोरी शुरू की है जी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पार्किंग वाले जो है ये मोटरसाइकिल और गाड़ी का टोकन जो है ये किसी और रेट पे देते हैं और पैसे किसी और रेट के वसूल करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं मरीजों की तरफ। ये जो एक हट्टा कट्टा मरीज लेटा हुआ है, जो कि हट्टा कम और कट्टा ज्यादा लग रहा है, ये बेचारा हाय हाय भी कर रहा है और इतनी जोर जोर से कर रहा है जैसे किसी आतिशफशां के अंदर से लावा निकल रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखे मरीज बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब गायब हैं। मरीज बेचारे पता नहीं कब के आके बैठे होते हैं और डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से आते हैं। आइए, ये जो कुर्सी के ऊपर मक्खी बैठी हुई अपने सर, ये जो कुर्सी के ऊपर मरीज बैठा हुआ है, इनसे पूछते हैं कि ये कब के आए हुए हैं। सर, आप कब के अस्पताल आए हुए हैं? सर 1.5 घंटा हो गया तक डॉक्टर साहब नहीं आए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि मरीज को आए हुए 1.5 घंटा हो गया और डॉक्टर साहब 1.5 घंटा लेट हैं। जबकि मरीज की सेहत देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे इनकी जिंदगी 5 मिनट रह गई हुई है। रिपोर्टर साहब इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। मैं कोई अनारकली बानो बाजार नहीं फिर रहा और आप सेलमैनों की तरह आवाजें लगा रहे हैं, भैन जी इधर आ जाओ, भैन जी आ जाओ, फ्रेश स्टॉक आया, भैन जी इधर आओ, नवे नवे डिजाइन आए, भैन जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये अस्पताल है मेरे भाई। बताएं आपको क्या तकलीफ है? कोई एक को वैसे दसा जी। नाज़रीन, चूंकि इस मरीज को अपनी बीमारियों की गिनती मालूम नहीं है, इसलिए इसका इंटरव्यू करना फजूल है। आप भाई साहब कब से यहाँ आए हुए हैं? 1 घंटा हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस मरीज को भी 1 घंटा हो गया। आप कब से आए हुए हैं जी? जी मुझे 2 घंटे हो गए हैं जी। घर बह के खेड लेना सी, अस्पताल जरूर रश पाना होंगे। सर डॉक्टर साहब नहीं गए थे, फिर आगे तो लगना है कि नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मरीज बेचारे डॉक्टर साहब के इंतजार में सांप वाली गेम के आरे लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब भी यकीनन कहीं छुप के मच्छियों वाली गेम खेल रहे होंगे। क्योंकि मैं सारा अस्पताल फिर चुका हूं, मुझे डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या डॉक्टर आ गया? कौन कहता है कि डॉक्टर नजर नहीं आता? मैं कह रहा हूं, मुझे तो अब भी नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या लारी अड्डे पंचर लगाने वाला खड़ा है? मगर डॉक्टर साहब, मैंने सारा अस्पताल फरोल मारा है, आप मुझे कहीं भी नहीं पाए गए। ये डॉक्टर है, कोई आबो हवा नहीं जो हर जगह पाई जाए। डॉक्टर के कमरे में झांकोगे तो डॉक्टर नजर आएगा। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर को मिलने के लिए डॉक्टर के कमरे में झांकना पड़ेगा। खिड़की से, दरवाजों से, चिलमन से, चौबारों से झांका तो करो हमको, झांका तो करो हो, झांका तो करो हमको, झांका तो करो। और डॉक्टर साहब, और मैं तो कमरे च भी झांकिया पर तुही मैनू नजर नहीं आए। लाइट जल रही थी? हाँ जी, जल गई सी। ओ माय गॉड, कितनी दफा मैंने इंतजामिया को कहा है कि मेरे कमरे में बड़ा बल्ब लगाएं। कुछ डॉक्टर छोटे बल्ब में नहीं नजर आते अली साहब। डॉक्टर साहब, मैनू तो तुसी बड़े बल्ब च नजर नहीं आंदे। मत देखो मेरी तरफ, मुझे डर लग रहा है। मैं भी डॉक्टर साहब तो नहीं कहना चाहता, मैनू आप डर लगता पाया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक मरीज की और एक डॉक्टर की लड़ाई हो रही है और मैं यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ कि ये मरीज हैं और ये वाले डॉक्टर साहब हैं। ओ भाई, इसमें वाजे करने वाली क्या बात है? तारुफ हो चुका है कि वो डॉक्टर हैं। अली साहब, मैं नाज़रीन को इसलिए वाजे करना चाहता हूँ कि मेरे नाज़रीन ने इससे पहले इस डिजाइन में खरादिया देखा होगा, इस डिजाइन में पठियाला देखा होगा, इस डिजाइन में पापड़ों वाला देखा होगा, मगर इस डिजाइन में डॉक्टर उन्होंने पहली दफा देखा।
पूरा कहो, पूरा कहो, साथ ये भी कहो इस डिजाइन में और नई पैकिंग में। हाँ। जी नाज़रीन, इस डिजाइन में और नई पैकिंग में ये डॉक्टर साहब है। खामोश, खामोश, चुप, खामोश। हाय मैं मर गई, क्या हुआ डॉक्टर साहब? बेगम का फोन आ रहा है। तो सुने ना, सुने ना। मैं सुन रहा हूं, मेरी बात सुन लो। अगर कोई फोन के दौरान बोला तो याद रखना डॉक्टर फिर गायब हो जाएगा। डॉक्टर साहब फोन सुने ना, कहीं बंद ना हो जाए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, आपका राजा, आपका फरहाद, आपका परिजाद। ओहो, काशिफ ही बोल रहा हूं। इन नामों से तो आप मुझे पुकारती हैं। लो, कह रही है मैं रिस्क लेती हूं, आप तो ना ले। जान, मैं बोल रहा हूं आपका काशिफ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पुराने आशिकों का क्या अंजाम हुआ है। ओ जानू, मैं उठाने ही लगा था फोन, मैं मरीज को टांके लगा रहा था। लो, टांकों को गोली मारूंगा तो मरीज मर जाएगा। बेगम यकीन करो, मैं मरीज का ऑपरेशन कर रहा हूँ। झूठ झूठ सया झूठ। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल। वो मरीज हाय हाय कर रहे हैं। हाय, ये मरीज कर रहा। भाई मरीज, फिर करना हाय हाय, ये हाय। हाँ, क्या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड? वो मुझे तो याद नहीं है। जी जी जी, हैं? क्या शॉपिंग करके काउंटर पे खड़ी है? अब मैं कैसे देखूं? मैं अब ऑपरेशन कर रहा हूं मरीज का। हाय, लो, उन्होंने फोन काट दिया है। जाहिर है इस वक्त तो फोन ही काटा जा सकता है, वो तो घर जाओगे तो गला काटेगी। एक बात तो बताओ भाई रिपोर्टर, पूछो मिस्टर डॉक्टर। तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करती है? तो और क्या, वो मुरीख से आई हुई है। जाहिर है वो भी इस मुआशरे की फर्द है। कई दफा मैं सड़क पे खड़ा होके रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ, उसका फोन आ जाता है, मैं नहीं उठाता, तो उधर सड़क पे खड़े खलोते बेइज्जत हो जाता हूँ। देखो क्या फर्क रह गया है एक डॉक्टर और मैट्रिक पास रिपोर्टर की जिंदगी में। क्या बशे, तुम डॉक्टर और रिपोर्टर की जिंदगी को रो रहे हो। उधर देखो माशाल्लाह हाई फाई क्वालिफाइड एंकर भी इसी तरह रोल रहे हैं। यार ये तुम दोनों क्या डिस्कशन लेकर बैठ गए हो डोमेस्टिक वायलेंस की? मरीज आए हुए हैं डॉक्टर साहब, उन पर तवज्जो दें। और अजीजी, तुम वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए हो या घरेलू मसाइल अपने बताने के लिए? तो और क्या? अली साहब, मैं रिपोर्टिंग ही कर रहा हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मरीजों के मसाइल हल करने की बजाय अपने घरेलू मसाइल में फंसे हुए हैं। ओ यार, कैसे करूं मरीजों के मसाइल हल? मुझे तो खुद डिप्रेशन हो गया है। और डॉक्टर साहब मैनू तो देख लो। तुम्हें क्या देखूं मैं? तुम्हें तो अब तुम्हारे रिश्तेदार दूर दूर से देखने आएंगे और बीच में से कुछ कहेंगे कि शाहकोट ट्रैफिक ब्लॉक थी, हम तो मुंह भी नहीं देख सके। खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो जी, डॉक्टर डिप्रेशन में है और इस मोटे को अपनी पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब किस गल दा डिप्रेशन? मेरी बीवी मेरे नाल यही सलूक कर दी है। ओह नो! एक डॉक्टर, एक मैट्रिक पास रिपोर्टर और एक अनपढ़ मरीज में कोई फर्क नहीं रहा। कोई फर्क नहीं है दुनिया वालों। सिस्टर जी डॉक्टर साहब। सिस्टर जी। मेरे लिए इमली आलू बुखारे का शरबत लेके आओ। जी बेहतर, जी बेहतर। जल्दी जाओ और 5-6 आलू बुखारे डलवाना गिलास में। ठीक है। डिप्रेशन बहुत है। जी जी। बहुत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं और आपको यह अंदाजा भी हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब को सुबह शीशे के आगे खड़े होकर शेव करते हुए डिप्रेशन शुरू हो जाता होगा और तैयार होके घर से निकलते हुए भाभी से लड़ाई झगड़े का डिप्रेशन, उसके बाद गाड़ी में बैठ के गाड़ी के स्टार्ट ना होने का डिप्रेशन,
क्योंकि डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है वो इन्होंने किसी वाकफ डेंटर से ही बनवाई हुई है। और फिर गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद उसके धुएं का डिप्रेशन, फिर सड़कों पे ट्रैफिक का डिप्रेशन, फिर अस्पताल पहुंच के गाड़ी खड़ी करने का डिप्रेशन, फिर अस्पताल के अंदर आके मरीजों का डिप्रेशन, और उसके बाद पीछे से भाभी के टेलीफोनों का डिप्रेशन। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इस डिप्रेशन का आपके पास कोई हल है? क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूं, मैं किस लिए जीता हूं। डिप्रेशन कम करने के लिए मैं आलू बुखारे का शरबत पीता हूं। नायरीन, डॉक्टर साहब के पास जो हल है और जितने ये डिप्रेस हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जल्दी नौकरी छोड़ के तो आलू बुखारे के शरबत की रेडी लगा लेंगे। ओ भाई, तुम लोग डिप्रेशन को लेके मजाक कर रहे हो। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि डिप्रेशन दुनिया में अब सबसे आम ज़हनी मर्ज गिना जाता है। अच्छा जी। और आलमी इदारे सेहत ने बताया है कि दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इस डिप्रेशन का शिकार हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग? जी। अच्छा, और इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी सूरत में इलाज की सहूलत मुयस्सर है जी। और जो बाकी हैं उनके हालात ये डॉक्टर साहब वाले हैं। चलो मैं किसी और डॉक्टर को चल जाना। डॉक्टर साहब आप बड़े परेशान हैं। अबे ओ कान खजूरे, बल्कि जैसी तुम्हारी सेहत है तुम्हें तो कहना चाहिए कान छुआरे। तुम्हें क्या पता मेरे डिप्रेशन का 24 घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है। और जाओ जाके सर्वे वालों को पूछो कि मरीजों की तादाद के मुकाबले में डॉक्टर कितने कम हैं। और पीछे करो तुम, फिर मेरे मुंह में आइसक्रीम दिए जा रहे हो। सुन नहीं रहे? जाओ सर्वे वालों से जाके पूछो। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब अक्के फक्के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वाकई बात ठीक है कि डॉक्टरों की तादाद मरीजों के मुकाबले में बहुत कम है। जितने डॉक्टर चाहिए होते हैं इतने ज्यादा मरीजों के लिए उनमें बहुत ज्यादा कमी है। वैसे इस हवाले से तो डॉक्टर साहब की परेशानी बिल्कुल ठीक है। अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1000 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर है जी। जबकि पाकिस्तान में 1300 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर, यानी कि 1 डॉक्टर के लिए 300 मरीज इजाफी है। और अगर हम वैसे देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में तो वहां पर तो 1000 क्या, वहां पर तो 700-800 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर है। और जनाब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ 5 ਡਾਕਟਰ होने चाहिए। शट अप, खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करो। मैं बारी बारी से दवाई देता हूं। ओ जी, मैं दवाई लैन नहीं आया, मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ एसी ठीक कीता सी ਉਹਦੇ पैसे ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ओ यू, तुम ठीक करने आए थे एसी मेरा? जी। खराब कर गए हो। ठंडी हवा बाहर जा रही है, गर्म हवा अंदर आ रही है। जाओ उसको ठीक करो। चलो जी, कर देंगे मैं ठीक। वैसे जिस तरह का ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ है ना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ तो गर्म हवा भी इंजॉय करनी चाहिए। ओ, इतना काबिल आदमी। लीजिए डॉक्टर साहब, आलू बुखारे का शरबत। ओ थैंक यू। फिर सिर्फ 1 आलू बुखारा? डॉक्टर साहब, आलू बुखारे तो उसने 4 डाले थे, रास्ते में मुझे डिप्रेशन हो गया था, 3 मैंने खा लिए थे। कोई बात नहीं, तुमने खा लिए मैंने खा लिए, एक ही बात है। लेकिन रेडी वाले से पूरे लेने आलू बुखारे। क्या तबीयत ठीक हो जी कि नहीं? नहीं। हेलो डॉक्टर साहब, दवाइयां मैं ले आई हां, दसो किवें खवानियां ने? खाली दवाई ले आइए? मैंने आपसे कहा था 4 समोसे भी लेके आओ। डॉक्टर साहब, तुसी अस्पताल च ड्यूटी करन दे जे कि पिकनिक मनाउण दे जे ते? उठ के दवाई दियो इनू। घर दा सारा काम उसे तरह पिया है, भांडे धोण वाले, कपड़े धोण वाले, सफाइयां उसे तरह पईयां ने ते इत्थे लम्मा पिया है। क्या हुण सुना, तैनू बहुता डिप्रेशन है कि मैनू बहुता डिप्रेशन है? ओ माय गॉड। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम कुत्तों की बात करते हो, हमारे मुल्क के अंदर जितनी खिड़कियां बिकती हैं 302 की FIR सबसे ज्यादा चूहे दर्ज कराए। बस बस बस।
नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर लेके आया है वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये एहसास दिलाने के लिए है जो जानवरों पे जुल्म करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कुत्ता बेचारा गली में आराम से सोया होता है और हम जाते हुए उसको या तो ठुड्डा मारते हैं या रोड़ा मारते हैं। हालांकि वो बेचारा किसी के बेड पे नहीं सोया होता, गली में सोया होता है। नहीं, मैं वैसे कुत्ते को मारता नहीं, बेजुबान को मारता नहीं हूँ, लेकिन कुत्ता क्यों सोया होता है? उसने कौन सा सुबह काम पे जाना होता है? वाह, यानी आपका मतलब ये है कि जो काम पे जाता है वही सोता है और किसी सौन दा हक नहीं। जेम्स बॉन्ड, मुझे वो लोग बहुत जहर लगते हैं जो सोए हुए कुत्ते को मारते हैं। क्या उसको ख्वाब देखने का कोई हक नहीं? लो जी, फिर मुझसे शर्त लगा लो कि गोगा जरूर सोए हुए कुत्ते को मारता है, क्योंकि इसके ज़हन में ये खौफ आ जाता है कि कहीं ये ख्वाब ना देख ले कि उठ के गोगे नु पै जा। यार खबर तुम सुनने दो। लो जी, खबर यह है कि जर्मन खातून गाड़ी की डिग्गी में घोड़ा ले जाते हुए पकड़ी गई। खातून घोड़े को दूसरे शहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक खातून ने घोड़े को कार की पिछली सीट और डिग्गी के दरमियान फंसाया हुआ था। देखना जरा क्या वक्त आ गया। एक दौर था कि एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो घोड़े के ऊपर बैठ के जाते थे। अब घोड़े को कार में बिठा के लेके जा रहे हैं। गौरी साहब, हो सकता है कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के जाना चाह रही हो खतून, तो घोड़े ने आगे से कह दिया हो कि बीबी जी एडी महंगी गड्डी का नहीं लई जे, तुसी भी ओदे विच बवो ते मैनू भी ओदे विच बाओ। घोड़े की जिद पे शायद उसने बेचारी ने घोड़े को गाड़ी में बिठा लिया। तो यार घोड़ा तो बेजुबान है, इन्होंने खुद ही उसे गाड़ी में बिठाया होगा। घोड़ा तो बेचारा खुद सोच रहा होगा, यार मेरी टांगों पे पोलियो हो गया है जो मुझे गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और ऊपर देखो जरा, उसको पिछली सीट और डिग्गी के दरमियान फंसाया हुआ है, जिवें वेलने च गन्ना नहीं देता हुंदा। यार ये भी हो सकता है कि घोड़ा आराम पसंद हो, थोड़ा सा चल के उसकी टांगों में खलियां पड़ गई हो। वाह, बहुत अच्छे, घोड़ा आपकी नस्ल का नहीं था। वो केड़ा घोड़ा जिदियां लतां च खलियां पै, घोड़ा तो नाम ही चलने का है। आपको पता है कि घोड़े की अगर टांग खराब हो जाए तो वो बेकार हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता। घोड़ा बेचारा अगर उसकी टांग खराब हो जाए तो उसकी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी अफसर रिटायर हो जाए तो घर में उसकी होती है। मगर आप ये देखें कि वो जर्मनी की पुलिस ने देख लिया है तो उन्होंने फौरन पकड़ लिया है। मुहज्जब मुल्कों में जानवरों के हकूक हासिल हैं जी। फौरन इस बात को देखकर खातून को उन्होंने रोका है। यही अगर जर्मनी की जगह पाकिस्तान होता तो लोगों ने तस्वीरें बना बना के, वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे फेंकना था और नीचे लिखना था क्या जुगाड़ लगाया। आपने देखा होगा जब बड़ी ईद नजदीक आती है तो अक्सर लोगों ने अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वेड़े बच्चे रक्षियों में तुन्ने होते हैं। तो यार और तो और यहाँ तो रक्षे में मैंने ऊंट बैठा हुआ भी देखा है। ऊंट को खरीद के ना जी, कुर्बानी वाले को किसी बंदे ने रक्षे के पिछली सीट में तुना हुआ था और ऊंट बेचारा तौन बार कट के इधर उधर वे खंडे। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ऊंट गौर कर रहा है कि यार नहीं जो कोई भी यहो जिहा इंसान नहीं जेड़ा इस बंदे ने समझाए। मैं रेगिस्तान दा जहाज हाँ और इन्हें मैनू 150 रुपए रक्षे तो नहीं। यार यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ियां जानवर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं और ईद के दिनों में ऐसी खबरें भी हमने चलते हुए देखी हैं। जी जी, कुर्बानी के जानवर सरकारी गाड़ी में लेकर जाना तो बहुत मलमूली बात है जी। उन जानवरों को जिस तरह गाड़ियों में इकट्ठा कुट्ठा करके बल्कि फोल्ड करके भी वाड़िया होता है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये बेजुबान जानवरों को अल्लाह जुबान दे देता तो इन्होंने तो हमें बहुत गालियां निकाल ली थी। यही काम हम बाहर के मुल्क में करके तो देखें, जानवर भी जब्त, गाड़ी भी जब्त और सजा अलहदा। क्योंकि वहां तो जानवरों के हकूक की तंजीमें बहुत फाल होती हैं। इसका मतलब है कि बाहर के मुल्क अगर हम इकट्ठे गए कभी तो गोगे को गाड़ी में बिठाना खतरा है। नहीं खैर, गोगे को तो यहाँ भी गाड़ी में बिठाना खतरा है। यहाँ ये खतरा है कि कहीं गाड़ी का कोई एक्सल ना टूट जाए या गड्डी का कोई टायर ना फट जाए।
हाल बता, अगर बाहर बिठाएंगे तो साथ ये भी खतरा है कि कहीं पकड़े ना जाए। यार तुम्हें याद नहीं है कि भावलपुर पुलिस ने मोटरवे पर भैंस चोरी की वारदात को नाकाम बनाया था। जब पुलिस ने गाड़ी को रोका तो उसमें से 2 सवार गाड़ी को खुला छोड़कर भाग गए और पिछली सीट उन्होंने फोल्ड करके उस पर भैंस को घुसाया हुआ था। हाँ मुझे याद है ये खबर, मगर मैं ये सोचता रहा कि शायद वो बेचारे भैंस चोरी नहीं थे कर रहे, उनको ये ज़हन में आया हो कि भैंस के आगे बीन तो बजा के देखें और उनके पास भैंस कोई ना हो और वो कहीं से उठा के ले गए हाँ कि थोड़ी देर आगे भैंस के आगे बीन बजा के इसे वापस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास एक भैंस मौजूद हो और उस भैंस को इसलिए लेके जा रहे हो कि 2 बहनें आपस में एक बार मिलने, क्योंकि मजा दिया भैना होंदियां। जेम्स बॉन्ड, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि भैंस इतनी आसानी से गाड़ी में बैठ कैसे गई। बिल्कुल वैसे जैसे तुम बैठ जाते हो। तुमने मुहावरा नहीं सुना हुआ, भैंस गई गाड़ी में। यार भैंस तो बड़ा वजनी जानवर है, घर पहुंचते पहुंचते उसकी तो टांगे जुड़ गई होगी। जाहिर है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो बेचारी भैंस बोलने जोगी होती तो गाड़ी में घुसने से पहले उस बंदे को कहती कि भरा मेरी गल सुन, मैं 5 किलो दूध देनी है, फड़ 1000 रुपया तो उसे 5 किलो ले आया तो मेरी जान छड़। जेम्स बॉन्ड उस मस्कीननी ने तो बेचारी ने गड्डी चो उतर के ये भी नहीं किया होगा मैं थोड़ी देर वास्ते उन लत्तां सीधियां कर लूं। हाय 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 हाय, जो तकलीफें गोगे को गाड़ी से उतर के होती है ना, वो सारी वो भैंस में महसूस कर रहा है। ऐ ते गोगे तू कोल होंदा ते बेचारी दियां पिनियां कुट देंदा या उन्हें मसाज सेंटर ले जांदा। वो भैंस से मुझे याद आया, वो लतीफा मुझे बहुत बुरा लगता है जो बाप अपने बेटे को कहता है कि बेटा दूध पिया करो रंग चिट्टा होगा, तो बेटा आगे से कहता है अब्बू अगर दूध पीने से रंग चिट्टा होता तो फिर कट्टा क्यों काला होता है। आप क्यों हंस रही हैं, ये कोई हंसने वाली बात है जी, आप हर बात पे हंसी जा रही हैं, तुम भी चुप करो यार। वाकई हमारे यहाँ जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। आप जानवरों की बात करें, यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जी हाँ, अक्सर ऐसे इलाके हैं यार जहाँ पे गाड़ियों के नीचे जानवर आ रहे होते हैं। मुझे याद है खबर मैंने पढ़ी थी बलोचिस्तान के हवाले से कि ऊंटों के गले में पीली चमकदार पट्टी बांधना शुरू की है वहां के लोगों ने। अच्छा। क्योंकि अंधेरे में वो हादसात का बायस बन रहे थे। अच्छा। सड़क पे आ जाते थे ना जी, और वो नजर नहीं थे आते रात को अंधेरे में, सही। तो वो गाड़ी उनमें लग जाती थी। तो इस वजह से कहा गया जी कि ऊंटों के गले में पीली पट्टी बांधी जाए। अच्छा। अब देखे ना यार, यहाँ पे तो पालतू कुत्तों को गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाने की मिसालें कई मिल जाती हैं। पिशावर में एक सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट पे कुत्ता बैठा हुआ था और किसी मनचले ने सोशल मीडिया पे उसकी फोटो लगा के ना नीचे लिखा हुआ था कि कुत्ता बाएं हाथ वाली सीट पे बैठा हुआ। यार ऊंट के साथ हादसा तो गाड़ी का बड़ा खतरनाक होता है, इसका कोई सद्देबाब करना चाहिए। वो आप बता रहे हैं कि पट्टी बांधते हैं, पट्टी नहीं पीली, इसको तो पूरा पीला पजामा कुर्ता पहनाना चाहिए। पजामा कुर्ता क्यों जी, सलवार कमीज क्यों नहीं? यार जेम्स बॉन्ड, ऊंट की टांगे जो होती है ना पतली होती हैं, उसको पजामा बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि खुला पजामा भी नहीं, चूड़ी पजामा होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब तुम कहोगे कि चूड़ी पजामे के साथ उसके मुंह में एक पान भी देना चाहिए। यार वो वैसे पान खा सकता है, मुंह तो ऑलरेडी वो हिला रहा होता है। तुम मत हिलाओ मुंह, इतना गिट्ठा ऊंट नहीं होता। मैं तो ईमान से ये सोचता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जानवरों के साथ जितनी ज्यादतियां होती हैं जी, अगर जानवरों को जुबान मिल जाए तो साड़ी खैर है नहीं, या जानवरों को ये शऊर आ जाए कि जुल्म होने पर जालिम के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करानी है। तो ईमान से इतनी इंसानों की आपस में FIR ना दर्ज हो जिन जानवरों की इंसानों पे हो। अगर ऐसा हो गया तो सबसे ज्यादा FIR कुत्ते दर्ज करवाएंगे। यार गौरी, तुम कुत्तों की बात करते हो, हमारे मुल्क के अंदर जितनी खिड़कियां बिकती हैं 302 की FIR सबसे ज्यादा चूहे दर्ज कराए। ओ बस 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 नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप तो ये सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हैं। रमजान साहब तो शलवार कमीज सिलवाने जाएं तो दर्जी को कहते हैं कॉलर में बुकरम की जगह चीज ही रख देना।
प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम हस्बे हाल क्लास में बात करेंगे चीज पर। कौन सी चीज पर? अरे भाई, चीज मतलब के पनीर। अच्छा 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 अच्छा, ये जो ये खाने में इस्तेमाल होती है। जी हाँ टीचर बेटे, मैं समझा उस चीज की बात कर रहे हैं आप, वो जेड़े कहते नहीं बालो कुड़ियो चीज वंडी दी लई जाओ। अच्छा, मैं समझा सा ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਸੀ। तो अब अगर आप सब समझ गए हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो तफसील बताऊं। जी जी, पनीर पनीर। जी जी, पनीर। तो अगर दुनिया में आप आज की तारीख में एक रेफरेंडम करा लें तो पता ये चलेगा कि सबसे मकबूल खुराक जो है वो चीज है। उसके पीछे वजह है। इधर रेफरेंडम कद ਲਈ ਕਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ वैसी किसे कंपनी की नजर आएगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जितनी खाने पीने की चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, रमज़ान साहब इसके बारे में खूब जानते होंगे। मिसाल के तौर पर ये पिज़्ज़े में इस्तेमाल होती है, पास्ता में, शवारमा में, बर्गर में, सैंडविच, पैटीज और केक में चीज़ का इस्तेमाल होता है। बेटा जी, आप तो ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं। रमजान साहब तो शलवार कमीज सिलवाने जाएं तो दर्जी को कहते हैं कॉलर में बुकरम की जगह चीज ही रख देना। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल पनीर यानी कि चीज मोज़रेला है। इसकी वजह यही है कि ये फास्ट फूड में इसका इस्तेमाल होता है। ओए आहो जी, फास्ट फूड हो या स्लो फूड हो, रमजान साहब हर शे उड़ा जाते थे। अच्छा, दुनिया में सालाना 2.5 करोड़ टन चीज की पैदावार होती है और इसकी मार्केट का हजम 191 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जी। अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा 64 लाख टन चीज यानी कि पनीर बनाता है। अच्छा। और ये दुनिया की कुल पैदावार का 29% है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूनान, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक भी 1 करोड़ टन चीज यानी कि पनीर तैयार करते हैं। वाह वाह वाह, लो जी समझ आ गई है। ये जो अमेरिका में शहबाज शरीफ साहब का पुरजोर इस्तकबाल हुआ है, जी जी, मेरा ख्याल है उनको समझ आ गई है जो हम 64 लाख टन पनीर बनाते हैं, ओदे चो 62 लाख टन कोई पाकिस्तानी रमजान खा जाते। ये क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वो जाहिर है जी, जेड़ा बेचने वाला हुंदा है वो अपने तगड़े गाहक दी बड़ी इज्जत करदा जी। यार, क्यों आप रमजान साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं? पाकिस्तान तो चीज के मामले में किसी खाते में नहीं आता। सबसे ज्यादा चीज की खपत फ्रांस में है, जहां पर सालाना 26 किलोग्राम फी शख्स इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। बल्ले 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 बल्ले। बस कर, तू ते बोका ही खूह च सुट देना। अच्छा, अब आगे सुने। फ्रांस के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पे है और बरतानिया तीसरे नंबर पे है खपत में। और बरतानिया में फी शख्स सालाना 11.5 किलोग्राम इसकी खपत है। अच्छा। मैनू तो लगता है चीज खा खा के ये अंग्रेज एडे चिट्टे हुए। ओ भाई, इंसानी रंगत का ताल्लुक खुराक से नहीं है, मौसम से, वेदर से है। अब जैसे कि अफ्रीका, वहां पर बहुत गर्मी होती है तो वहां पर यही वजह है कि इतने आपको काले नजर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो अपने अमानत साहब हैं, इनका ताल्लुक पीछे से अफ्रीका से है। और नहीं भाई नहीं, लाहौर साढ़े मुगलपुरे भी बड़ी गर्मी पैंदी है। हाँ, अलबत्ता ये चीज खाने के गोरे इतने शौकीन होते हैं कि इसका एक बाकायदा वर्ल्ड कप होता है। अच्छा। चीज का वर्ल्ड कप? तो फिर ये चीज में मैराडोना, रोनाल्डो और मेसी कौन कौन है जी? अरे भाई, ये कोई खेल नहीं है, ये चीज के जायके का मुकाबला होता है, जिसमें लोग शिरकत करते हैं फ्रांस से, अमेरिका से, बरतानिया से, यूनान से और दीगर और ममालिक से, और पूरा पूरा साल तैयारी करते हैं। सिर्फ चंद हजार पाउंड इनको इनाम के तौर पे मिलते हैं, लेकिन पूरा साल तैयारी होती है। और जो हारने वाले होते हैं वो रो रहे होते हैं और जो जीतने वाले होते हैं वो भी रो रहे होते हैं। और जाहिर है गोरा बड़ा जज्बाती होता है मुकाबलेबाजी में। वो जीत जाए तो खुशी से रोता है, हार जाए तो फिर अफसोस च रोंदा है। और जिस तरह क्रिकेट में इंडिया है, जितने हारे इन्हां दा रोना ही नहीं मुकदा। टीचर बेटा, ये चीज का जो वर्ल्ड कप होता है, इसमें रेफरी पाकिस्तान से नहीं लेके जा सकते? लो, ये क्यों पूछ रहे हो? जी, आप उन तक इत्तला पहुंचाएं कि पाकिस्तान में बड़े खुश खुराक लोग रहते हैं। असल में ये चीज के वर्ल्ड कप में एज अंपायर जॉब चाहते हैं।
इनको ये क्लियर कर दें कि जो चख के बताते हैं जायका उनको को 5 किलो नहीं चखाई जाती एवं चूंडी कोई चखड़ी होंदी है। रमजान साहब तुसी ते बहुत ही थोड़ दे लई हो जांदे हो। रमजान साहब नूं तो मैं चीज चाह च पा के पींदियां वेखिया। अच्छा ओ यार एदी केड़ी गल है ते किसे चीज च ना भी पाए ते सीधा चीज खा जांदा। और आपको मालूम है कि चीज की 2000 से जायद अकसाम हैं। अच्छा 2000 से ज्यादा किस्म। जी हाँ, और गोरे इसको स्टेटस सिंबल यानी कि अमारत की निशानी समझते रहे हैं। मिसाल के तौर पर मलका विक्टोरिया को 1840 में उनकी शादी पर तोहफे के तौर पर चेडर चीज दी गई और उसका व्हील बनाया गया, और ये 450 किलोग्राम की चेडर चीज थी जिसका ये व्हील बना। और इतना बड़ा व्हील इसलिए भी बनाया कि अगर कम होता तो हो सकता था कि मलका नाराज हो जाती। बल्ले 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 450 किलोग्राम दा व्हील। जी वो तेनू खाण वास्ते दिता सी या गड्डी चलाण वास्ते? शाबाश नवाज, तेरी भी मत बच गई है। गड्डी नू चीज दा व्हील लवाउण दे है। पता लगे रमजान वर्गा गड्डी दा ड्राइवर है ते ओ व्हील खा गया, ओ आंदा हुण सफर नहीं हो सकदा। वो मलका विक्टोरिया की शादी से याद आया सर। हाँ। ये नीला छुट्टियां बहुत करती हैं, आप इन्हें कुछ कहते ही नहीं। अरे भाई हमारी क्लास भी तो कभी कभार होती है ना। ओ यार गल चीज दी होण डई है, तू केड़ी चीज वाल ध्यान करके बैठे? सर जी ये जो 450 किलो वजनी व्हील बनाया था उन्होंने चीज का, तो ये मलका के मुलाजमों ने उठाया कैसे होगा? नुसरत साहब ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? ओ सर जी नुसरत साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि वो तो 450 किलो वजनी व्हील था। ये तो बेचारे बाल पॉइंट अपनी हिक पे लगा लें तो मुंह के बाल गिर जाते हैं। नुसरत साहब अभी आप 450 किलोग्राम पे हैरान हो रहे हैं, तो फिर ये भी सुन लें कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज व्हील 15,680 किलोग्राम वजनी था। अच्छा। और इसको नाम द गोल्डन जॉइंट का दिया गया था। और इसको बनाने वाले 25 लोग थे जिन्होंने विस्कॉन्सिन में इसको तैयार किया, और फिर उसके बाद इसको 1964 में अमेरिका में एक मेले में नुमाइश के लिए लेकर जाया गया था। वाह जी वाह। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲਦਾ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਣਾ। टीचर बेटे इतना इतना बड़ा चीज का व्हील बनाते हैं, ये तो बड़ा महंगा बनता होगा। जी हाँ, ये तो खैर पूरा चीज का व्हील था, लेकिन चीज की कुछ अकसाम ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 1953 से इटली का एक ऐसा बैंक है जो चीज रखवा कर कर्जा देता है। जिस तरह हमारे यहाँ हम जेवर रखवाते हैं बैंक में तो कर्जा मिलता है, इसी तरह वहां पर ये इटली का बैंक द क्रेडम बैंक है जो कि वहां पर कर्जा देता है, और चीज के व्हील्स को एक खास तिजोरी में जो कि मौसमियाती कंट्रोल की तिजोरी है उसमें रखा जाता है। और 4.5 लाख चीज के व्हील वहां पर मौजूद हैं जिनकी मालियत $200 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा ये बैंक की तिजोरी में चीज रखवाते हैं जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ तिजोरी 'ਚ ਰਖਵਾ ਛੱਡੀ। अरे भाई वो चीज का जेवर नहीं बना हुआ होता, वैसे चीज वहां पे रखवाई हुई होती है। अच्छा, इसमें ऐसी ऐसी महंगी चीज भी होती है कि अभी स्पेन में 10 माह पुराना चीज का ये टुकड़ा था जिसका वजन 2.5 किलो था। अच्छा। ये 36,000 यूरो में नीलाम हुआ है। अब होना 36,000 यूरो दी 2.5 किलो ते रमजान साहब मकान बेच के ही अद्धा को किलो लै सकदे। यार मैं चीज दे शौक दे जरूर अपने बच्चे बेघर करने ने। अच्छा जी, ये भी सुन लें, बड़ी आम इंफॉर्मेशन है कि चीज पहले तो घरों में तैयार होती थी, लेकिन स्विट्जरलैंड में सबसे पहले 1815 में इसकी फैक्ट्री लगी। और अमेरिका वैसे तो डोमिनेट करता है चीज के मामले में, लेकिन अमेरिका में सबसे पहली फैक्ट्री 1851 में लगी और ये न्यूयॉर्क में थी। अच्छा सर जी, अगर नीला को चीज बनानी आती होती ना तो इनके वालिद साहब जब हमारे घर आए थे ना तो मैंने हाँ कर देनी थी। तू काहदे लई चीज बनाउण दी शर्त रखण डया? तू अपने हिसाब दे मुताबिक पुछ बई तेनू घुग्गू घोड़े बनाउणे आउंदे आ? बड़ी गल कीती हो घुग्गूआ। अच्छा जी, आप अपनी घरेलू बातें बाद में कर लीजिएगा। ये चीज के बारे में मजीद मालूमात हैं, मुफीद मालूमात हैं, ये सुन लीजिए। आम फहम यही है कि चीज गाय या भैंस के दूध से तैयार होती है, जबकि इसका आगाज जो है वो भेड़ के दूध से हुआ था।
7000 साल पहले जब इंसान ने घरों में भेड़ रखना शुरू की थी तो उस वक्त चीज भी भेड़ के दूध से तैयार हुई थी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह दा के 7000 साल पहले रमजान साहब नहीं सन, नहीं तो भेड़ ते दूध ही बड़ा थोड़ा जिहा देंदी है। इन्हां ते थोड़ा जिहा दूध वेख के गुस्से च भेड़ ही खा जानी सी। यार तुसी इत्थे क्लास लैण लई आउंदे हो या मेरे उत्ते रिसर्च करन लई आउंदे हो? अच्छा, अब एक और बात सुन लें। वैसे तो चीज हर तरह के दूध से तैयार हो जाती है, लेकिन अब साइंसदानों ने लेबोरेटरीज में पौधों से और बीजों से भी चीज तैयार करना शुरू कर दी है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो सर जी जो पौधों से चीज तैयार होती है वो हरे रंग की होती है? नहीं, वो हरे रंग की नहीं होती, वो सिर्फ पौधों में से ऑयल निकालकर चीज तैयार होती है जो कि सफेद रंग की होती है। शुक्र है, मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने बालों को ना डाई नहीं लगाता। सर जी, क्लास खत्म होने में कितनी देर बाकी है? डोंट वरी अनीला, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अनीला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਰਾਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ भी चौकदा। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहरहाल आगा कलीम, हस्बे हाल की सारी टीम की तरफ से तुम्हें शाबाश है और वेल डन, लगे रहो। अच्छा जी, एक ऐसा इशू आपको बताने लगा हूं जिसको सुन के आप भी ये जरूर सोचेंगे, ये कश्ती बेसबब नहीं डूबी। आप भी लाजमन परेशान भी होंगे और शर्मिंदा भी होंगे। जी जी, मगर क्या करें कि ये सब कुछ हो रहा है। आप तो अली मुमताज साहब इस हवाले से बाखबर होंगे कि वफाकी बजट 2025-26 में खेलों के फरोग और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 1.25 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। अच्छा, जिसका मकसद कौमी खेलों को तरक्की देना और खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। हाँ जी, सही। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, फिर नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के लिए जी, 10 करोड़ रुपए अलग से मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सूबाई हुकूमतों की तरफ। जी, पंजाब हुकूमत ने खेलों और यूथ अफेयर्स के लिए 7 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। फिर सिंध में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की 210 स्कीमों के लिए हाँ जी, हाँ जी, 6.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। अच्छा, इस सारे बजट का, इस सारे पैसे का, इस अरबों रुपए का मकसद हाँ जी, खेलों को फरोग देना है। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये सारे सूबे और वफाकी हुकूमत का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बजट जो रला मिला के बनता है ना जी, जी जी जी, ये 40 से 50 अरब रुपए बनता है। बिल्कुल, 40 से 50 अरब रुपए। हाँ जी। अच्छा, इसका मकसद यही बताया जाता है कि इससे नौजवानों को खेलने की सहूलत फराहम की जाएगी हाँ जी, बिल्कुल। ताकि वो मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रहें। सही। लेकिन हाय 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 हाय, इस बजट पर एक चीज लिखी गई है जी जी जी, कि ये पैसा सिर्फ उसे मिलेगा जो क्रिकेट खेलेगा या हमारी जी हजूरी करेगा। बज़ाहिर तो यही नजर आता है हाँ ना। जी, दरअसल मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देखें, यहाँ इस मुल्क के अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो खेले हैं, उनकी अहमियत कितनी को है। जी एक ऐसे नेशनल हीरो के हवाले से आप हैरान होंगे सुन के, जी जी, जिसने कभी इन बजटों की तरफ नहीं देखा, अच्छा, बल्कि उसे किसी ने देखने भी नहीं दिया। ओहो, लेकिन इसके बावजूद वो बब्बर शेर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहा है। वाह जी वाह, उस हीरो का नाम है आगा कलीम। अच्छा, ये जो आगा कलीम, आपने पहली दफा नाम सुना हाँ, होगा। ये आप बताएंगे क्या किया आगा कलीम साहब ने? देखो जी, ये सिर्फ 24 साल का एक नौजवान है गौरी साहब, आगा कलीम, जो किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। हाँ, क्योंकि बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के इस बच्चे ने, इस नौजवान ने सिर्फ अपने चंद दोस्तों और खैर खाओं की मोहब्बत और दुआओं के सहारे जी जी, 2 बार वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है वाह, और 1 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का रनर अप रहा है अच्छा, और 2 बार तीसरे नंबर पर रहा है।
ये मैं अभी आपको उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। अब देखें कि इसके अलावा उसने 4 बार एशियन चैंपियन का टाइटल जीता है। अच्छा, वाह 2 बार ये बच्चा नेशनल चैंपियन रहा है और 5 मर्तबा ये बच्चा आल कराची और आल सिंध किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुका है। बहुत अच्छी, वाह। फिर मुल्क से बाहर ईरान, काजकिस्तान और चीन में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका। क्या बात। इसके अलावा मुकामी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की लंबी फहरिस्त है जो इस बच्चे ने जीती हुई है। जबरदस्त, वाह। और कोई सपोर्ट नहीं है हुकूमत की तरफ से। भाई आप ये जो अरबों रुपया देते हैं, हाँ जी, ये खेल खेलने के लिए या खेल को प्रमोट करने के लिए या खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में भेजने के लिए, हाँ जी। इस बच्चे के लिए कभी तो पूछें अपने कर्ता धर्ता लोगों को, कभी तो ऑफिशियल्स से ये पूछें कि इस बच्चे के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल सही बात। अब देखे ना, ये सब कुछ उस बेचारे ने चंद प्यार करने वालों की शफकत मोहब्बत और अपनी मेहनत से जीता है। सही बात। हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब तक उसे सुक्की शाबाश भी नहीं मिली। ये बच्चा हमारा हीरो जो है ये पाकिस्तान के जिला पशीन से ताल्लुक रखता है। अच्छा। लेकिन अब कराची में ये रहता है। रह रहे हैं, सही। और सिर्फ खेल का ही शौकीन या चैंपियन नहीं है, हाँ। बल्कि मेहनत का भी चैंपियन है। वाह। ये बेचारा गुजर बसर करने के लिए एक चाय के होटल पे काम करता है। ओए होए होए होए। इस बेचारे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैंने अपना किक बॉक्सिंग का ख्वाब पूरा करने के लिए जी बहुत मेहनत की है। चाय के होटल पर 12-12 घंटे की ड्यूटी के बाद मैं सोने की बजाय होटल के स्टोर में रखी चीनी और आटे से भरी बोरियों पर प्रैक्टिस किया करता था। बस एक जुनून था कि ऐसा किक बॉक्सर बनूंगा जिसके सामने कोई ठहर ना सके। और उसने ये साबित भी किया। हाँ जी, बिल्कुल। उसका ये ख्वाब पूरा भी हुआ। हाँ जी। मगर यार आपने क्या सपोर्ट किया है हुक्मरानों। बिल्कुल। आपने जो अरबों रुपया इस काम के लिए मुख्तस किया हुआ है, हाँ जो आप देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, बिल्कुल, उन्होंने क्या किया इस बच्चे के लिए। सही। उस बेचारे ने तो इतने सारे वर्ल्ड टाइटल और नेशनल टाइटल और एशियन टाइटल सिर्फ अपने जज्बे से जीते हैं। हाँ जी। बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मुनासिब गजा के बगैर, मुनासिब गजा भी इस बच्चे को नसीब नहीं है। 12 घंटे ड्यूटी करने वाले इस नौजवान ने 40 मुल्कों के आला तरबियत याफ्ता किक बॉक्सरों को चित करके 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है। मैं पूछता हूं कि कहां हैं वो अरबों रुपया अपने पास रखने वाले और उसे इस्तेमाल करने वाले सारे ऑफिशियल्स? कहां हैं वो? बताएं जरा, बताएं कि आपने कहां इतना पैसा लगाया और कहां लगा रहे हैं। हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ईमान से ये अपील करूंगा पुरजोर वजीर आजम साहब से भी, और खास तौर पर चूंकि ये सिंध का है बच्चा, हाँ जी, मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से भी ये दरखास्त करूंगा जी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ये दरखास्त करूंगा कि फौरी तौर पे इस बच्चे के हवाले से नोटिस लें। बिल्कुल सही। और पूछें अपने ऑफिशियल्स से कि आपको इस बच्चे का ही पता नहीं है। हाँ। आज तक आपने इसके लिए क्या किया है? और इस बच्चे को बुला के यार वजीर आजम हाउस में बाकायदा किसी बड़े एजाज से नवाजें। हाँ, बिल्कुल। और इसकी फाइनेंशियली मदद करें, हेल्प करें, इसका साथ दें यार। ये आपके पाकिस्तान के लिए, आपके वकार के लिए, आपके मुल्क की इज्जत के लिए लड़ रहा है ये बच्चा। बिल्कुल सही बात। चाय के होटल पे काम करके। ये बेचारा आगा कलीम बताता है कि मेरी आवाज अच्छी थी इसलिए मैं पहले सिंगर या नात खां बनना चाहता था, मुझे वहां कामयाबी नहीं मिली। फिर मुझे क्रिकेटर बनने का जुनून चढ़ा। अच्छा। मगर सिर्फ इसलिए क्रिकेटर नहीं बन सका कि क्रिकेट एकेडमी से मुझे ये कह के निकाल दिया गया कि तुम्हारे पास तो क्रिकेट का पूरा सामान भी नहीं है। इन नाकामियों के बाद मुझे किक बॉक्सिंग का शौक हुआ। उसी शौक में किक बॉक्सिंग क्लब में पहुंच गया। अच्छा। फीस के पैसे नहीं थे, लेकिन उस क्लब के मालिक ने मेरे शौक को देखते हुए मुझे दाखिला दे दिया। लेकिन बेहतरीन खेल के बावजूद मैं कई बार इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ही नहीं ले सका,
क्योंकि मेरे पास ना टिकट के पैसे होते थे और ना ही खर्चे के। सही। लेकिन फिर किसी रेफरेंस से जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अखराजात का बंदोबस्त कर दिया। यहाँ मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी सलूट करता हूँ, चलें जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने उसकी क्वालिटी, उसका जज्बा देखा नजर आया। हाँ जी। और फिर जब ये हाफिज नईमुर रहमान साहब की स्पोर्ट से गया जी, तो इसने वहां गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम लहराया। क्या बात। उसके बाद से उसने बताया कि ऐसे ही मोहब्बत करने वाले लोगों ने मेरी मदद करके मुझे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भिजवाया है, सही, जिनमें मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के अलावा शाहिद अफरीदी, अच्छा, और खास तौर पे गुलूकार अली जफर शामिल है। वाह, देखो ना जरा। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी स्टार हैं, चूंकि वर्ल्ड स्टार हैं, उनको पता है कि ये कितना मुख्तलिफ पैंडा है। इस पे मैं तो शाहिद अफरीदी साहब का भी और गुलूकार अली जफर साहब का भी शुक्रिया अदा करूं। और इस नौजवान आगा कलीम का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए मजीद तमगे जीतना चाहता है। मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, हुकूमत मेरी सरपरस्ती करे, मैं बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकता हूं और करूंगा इंशाअल्लाह। मैं तो समझता हूं कि इतने टाइटल इसके देखते हुए किसी महकमे में इसे स्पोर्ट्स में इस पे मुलाजमत दी जानी चाहिए। ये बेचारा चाहे कि होटल पे खज्जल हो रहा है, खुदा का खौफ खाएं यार। आप फिर कहते हैं कि ये हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे। इन नहूस्तों की वजह से नहीं कर रहे। इन नहूस्तों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर बरकत नहीं पड़ रही कि हम ईमानदारी से कोई भी काम नहीं करते। बिल्कुल। बहरहाल आगा कलीम, हस्बे हाल की सारी टीम की तरफ से तुम्हें शाबाश है और वेल डन, लगे रहो। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।